नमस्कार। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट का इवोल्यूशन किस प्रकार से होता है, पहले हमने देखा था कि ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट का किस तरह से विकास होता है। तो उसी तरह से आज हम देखेंगे कि स्पोरोफाइट का विकास किस तरह से होता है ब्रायोफाइट्स में। स्पोरोफाइट जो कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से जो जाइगोट बनता है, उसके विकास से, उसके डेवलपमेंट से या उसमें उत्तरोत्तर विभाजन से जाइगोट स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो स्पोरोफाइट का जो विकास है वो जाइगोट से होता है और स्पोरोफाइट जो है वो आंशिक या पूर्ण रूप से ब्रायोफाइट्स में आंशिक या पूर्ण रूप से ये गैमेटोफाइट पर आश्रित रहता है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का अभाव होता है और इस कारण से ये गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है। अब आकार और संरचना में जो सबसे सरल जो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट है वो रिक्शा का, और जो सबसे विकसित या कह लो कि जो रचना में जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें कह लो वो फ्यूनेरिया में मिलते हैं। तो इनमें स्पोरोफाइट की जो संरचना है वो फूट, सीटा और कैप्सूल से मिलकर बनी हुई होती है। और ये विकास का जो प्रक्रम है वो रिक्शा से फ्यूनेरिया या फ्यूनेरिया से रिक्शा की तरफ माना जाता है। तो विकास के लिए दो प्रक्रम को प्रस्तुत किया है, साइंटिस्ट ने दो प्रक्रम प्रस्तुत किए हैं। एक है प्रोग्रेसिव स्टरलाइजेशन ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू और दूसरा है प्रोग्रेसिव रिडक्शन थियरी, तो या फिर सिंप्लीफिकेशन कह लो उसको। तो इस तरह से दो थियरी की प्रोग्रेसिव स्टरलाइज, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हेपेटिकोप्सिडा से ब्राइडी की तरफ, तो वहाँ धीरे धीरे स्टरलाइजेशन होता जाता है और स्पोरोफाइट में स्टराइल टिश्यू फर्टाइल टिश्यू की अपेक्षा स्टराइल टिश्यू ज़्यादा मात्रा में मिलने लगता है। तो जो प्रोग्रेसिव स्टरलाइजेशन की थियरी है, तो इस सिद्धांत के अनुसार रिक्शा का स्पोरोफाइट जो है वो सबसे आदिम या सबसे आदिम होता है या सबसे प्रिमिटिव मानते हैं उसको। और विकास के दौरान जो फर्टाइल टिश्यू है स्पोरोजिनस टिश्यू, उसका स्टरलाइज मतलब उसका जो है वो प्रगामी स्टरलाइजेशन से जटिल और विकसित प्रकार के स्पोरोफाइट का उससे आगे विकास हुआ है। तो स्टरलाइजेशन जटिलता से जटिल और विकसित प्रकार के स्पोरोफाइट का मतलब आगामी जो स्टरलाइजेशन की जो प्रोसेस हुई है उससे जटिल और विकसित प्रकार के स्पोरोफाइट का विकास हुआ है। सरलतम प्रकार का स्पोरोफाइट रिक्शा में पाया गया है। जो स्टरलाइजेशन का विकास जो है वो एक दिशा में ना होकर कई दिशाओं में होता है, और इस सिद्धांत को बल दिया है या इस सिद्धांत को मानने वाले बावर, कैंपबेल, स्मिथ आदि साइंटिस्टों ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। और इस सिद्धांत के बावर ने जो सिद्धांत उनके अनुसार बावर, कैंपबेल, स्मिथ, केवर्स इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उनके अनुसार रिक्शा का स्पोरोफाइट सबसे सरल प्रकार का होता है जो कि प्रिमिटिव है। और इस प्रकार के स्पोरोफाइट में जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसका प्रगामी स्टरलाइजेशन होता जाता है और जटिल प्रकार के स्पोरोफाइट का विकास हुआ है। और जो स्टरलाइजेशन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं, स्टेराइल कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जैसे एब्जॉर्प्शन, स्थिरीकरण, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का पाया जाना और बीजाणुओं के डिस्पर्सल के लिए जैसे इलेटर्स हैं, कुछ ऑपरकुलम कुछ इस प्रकार से आधार प्रदान करना, कॉल्यूमेला आदि प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। और ये जो विकास का प्रक्रम है वो रिक्शा से फिर आगे देखेंगे तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमको दिखेगा विकसित प्रकार का स्फीरोकार्पस में, उसके बाद टार्जोनिया, फिर मार्किंशिया, पेलिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, इस तरह से प्रक्रम है।
तो रिक्शिया से मतलब हेपेटिकोप्सिडा से ब्रायल्स तक। सबसे पहला फर्स्ट स्टेज में आते हैं हम। तो फर्स्ट स्टेज में सबसे सरलतम प्रकार का स्पोरोफाइट जो है वो रिक्शिया में पाया जाता है, जिसमें फूड सीटा नहीं, स्पोरोफाइट में फूड सीटा नहीं पाए जाते हैं, केवल कैप्सूल पाया जाता है। स्पोरोफाइट का विकास, जैसा कि शुरुआत में आपको बताया कि जाइगोट के निरंतर डिवीज़न से होता है, तो सर्वप्रथम जाइगोट में सक्रिय विभाजन के द्वारा जो सर्वप्रथम उसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, उसके द्वारा दो सेल का निर्माण होगा, हाइपोबेसल सेल और ईपीबेसल सेल। दोनों ही सेल कैप्सूल का निर्माण करते हैं, स्पोरोफाइट के निर्माण में भाग लेती हैं। जो फर्स्ट डिवीज़न हुआ, उसके बाद फिर दूसरा डिवीज़न होगा और 4 सेल का निर्माण होगा। उसके बाद कई सक्रिय विभाजन होकर 30 सेल का, लगभग 20 से 30 सेल का एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और पेरिक्लाइनल डिवीज़न के फलस्वरूप आउटर लेयर का निर्माण होता है। यहाँ पर 2 लेयर का निर्माण हो गया पेरिक्लाइनल डिवीज़न के द्वारा, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। आउटर लेयर के द्वारा एम्फिथीसियम और इनर लेयर के द्वारा एंडोथीसियम का निर्माण होता है। अंदर की तरफ एंडोथीसियम, बाहर की तरफ एम्फिथीसियम, जो कि स्टेराइल जैकेट का निर्माण करती है। एंडोथीसियम के द्वारा स्पोरोजेनस टिश्यू का निर्माण होता है और ये सभी स्पोरोजेनस टिश्यू, यहाँ पर रिक्शिया में स्पोरोजेनस टिश्यू, प्रत्येक स्पोरोजेनस सेल एक स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है। इसमें से कुछ ही सेल जिनकी ग्रोथ रुक जाती है या जिनको रुद्ध वृद्धि कहते हैं, और ये नर्स सेल की तरह कार्य करती है, जो कि इस स्पोरोफाइट के पोषण का कार्य करती है। और इस प्रकार से स्टरलाइजेशन इस स्पोरोफाइट में नहीं के बराबर होता है। कैप्सूल में सारी स्पोर मदर सेल्स विभाजित होकर स्पोर्स का निर्माण करती हैं। स्पोर टेट्रॉड्स के रूप में पाए जाते हैं। और कैप्सूल में जो डिस्पर्सल होता है, प्रकीर्णन की डिस्पर्सल की कोई विशेष मेथड नहीं पाई जाती है। और यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है। इसके बाद सेकंड स्टेज में हम आते हैं क्रॉसोनिया स्फीरोकार्पस। जाइगोट के विभाजन से, अब यहाँ पर वही जाइगोट के विभाजन से 2 सेल का निर्माण हुआ, हाइपोबेसल सेल, ईपीबेसल सेल। हाइपोबेसल सेल से, अब यहाँ पर हाइपोबेसल सेल से फूड और सीटा का निर्माण होता है और ईपीबेसल सेल से कैप्सूल का निर्माण होता है, जिसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न हुआ और एम्फिथीसियम से जैकेट का निर्माण हुआ और एंडोथीसियम से स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू में कुछ सेल्स नर्स सेल का काम करती हैं और कुछ बाकी जो सेल्स हैं वो कैप्सूल का निर्माण, या मतलब जो बाकी जो सेल्स हैं वो स्पोर मदर सेल स्पोर्स का निर्माण करती हैं। फूड के यहाँ पर जो नर्स सेल है, इनमें कुछ मात्रा में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, अल्प मात्रा में। फूड में डेवलपमेंट से पोलैरिटी स्थापित हो जाती है और ये गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है, लेकिन इनके अंदर डिस्पर्सल और स्फुटन जो है वो एक विशेष प्रक्रम पाया जाता है। इसके बाद टार्जोनिया के अंतर्गत जो आते हैं हम, तो इसके अंदर स्पोरोफाइट जो है वो फूड सीटा कैप्सूल में विभाजित होता है, लेकिन कैप्सूल में जो एम्फिथीसियम से जैकेट और एंडोथीसियम से स्पोर मदर सेल बनती है, तो यहाँ पर जो स्पोर मदर सेल है उसमें 50% सेल से ही स्पोर्स का निर्माण होता है और 50% सेल्स जो है वो इलेटर्स का निर्माण करती हैं। और इस प्रकार से यहाँ से जो स्पोरोजिनस टिश्यू का स्टरलाइजेशन प्रारंभ होता है। तो क्रॉसोनिया और स्फीरोकार्पस की क्रॉसोनिया जो स्टरलाइजेशन है स्फीरोकार्पस की अपेक्षा अधिक होता है और इसके अतिरिक्त इनके अंदर सीटा, लंबा सीटा होता है और कैप्सूल को ये सहपत्र के ऊपर प्रकीर्णन के लिए उपयुक्त स्थिति में रखता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है मार्केंशिया। यहाँ पर जो स्टरलाइजेशन है वो स्टरलाइजेशन और विकास की जो अगली अवस्था है वो हमको मार्केंशिया में मिलती है। यहाँ पर एम्ब्रियो का जो आधारी भाग है
मतलब जाइगोट से जो इपीबेसल सेल हाइपोबेसल सेल बनी, तो उसका जो आधारी भाग है फूट और सीटा बनाता है, और ऊपरी भाग जो है वो कैप्सूल का निर्माण करता है। फूट जो है बल्बस होता है और सीटा लंबा होकर क्रियाशील होता है। कैप्सूल में एक जैकेट लेयर बनती है और एंडोजिनस सेल जो कि मतलब जो स्पोर मदर सेल है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, उसमें 50% स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, 50% इलेटर्स का निर्माण होता है। इन इलेटर्स में थिकनिंग बैंड्स पाए जाते हैं जो कि कैप्सूल के स्फुटन में अनियमित कपाटों इलेटर्स पाए जाते हैं, और कैप्सूल का जो स्फुटन है वो वॉल्व के द्वारा, अनियमित वॉल्व्स पाए जाते हैं उनके द्वारा होता है। इसके बाद आते हैं हम पेलिया, जिसमें कि विकास हमको और स्टरलाइजेशन जो है वो और अधिक दिखाई देगा। स्पोरोफाइट फूट सीटा कैप्सूल में बहती, उसी तरह से फूट सीटा कैप्सूल का निर्माण होता है, और कैप्सूल में इलेटर्स के अलावा इलेटोफोर पाए जाते हैं, और एंडोथीसियम का कुछ भाग ही स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करता है। मतलब जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसमें जो स्पोर मदर सेल है उनका कुछ भाग ही स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करता है। बीजाणु का प्रकीर्णन के लिए कैप्सूल को अनुकूल स्थिति में रखने के लिए सीटा मार्किंशिया की तुलना में और अधिक लंबा होता है। इसके बाद और अधिक स्टरलाइजेशन हमको एंथोसिरोस में दिखाई देगा। स्पोरोजिनस टिश्यू का अत्यधिक स्टरलाइजेशन पाया जाता है। स्पोरोफाइट में स्टेराइल टिश्यू फूट 5 और 6 लेयर कैप्सूल वॉल की होती है। सेंट्रल कॉल्यूमेला होता है, और स्यूडो इलेटर्स जो है वो स्यूडो इलेटर्स के रूप में मिलते हैं। तो ये इतना सारा स्टेराइल टिश्यूज में पाया जाता है। एंडोथीसियम स्टेराइल भाग तथा एम्पीथीसियम की केवल आंतरिक परत की केवल आधी कोशिकाएं ही स्पोर का निर्माण करती है और आधी ही इलेटर्स बनाती है। कैप्सूल की एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं, और कैप्सूल वॉल की सेल में कैप्सूल वॉल जो पाई जाती है, यहाँ पर एक लंबा सा कैप्सूल पाया जाता है। तो कैप्सूल वॉल की सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इनमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा अल्प मात्रा में खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है, जिसके कारण आंशिक रूप से ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। फूड जो है बल्बस होता है और गैमेटोफाइट की गहराई में स्थापित होता है। सेंट्रल कॉल्यूमेला कंडक्शन का काम करता है और आधार प्रदान करता है इसको। स्पोरोफाइट की निरंतर वृद्धि जो कैप्सूल के आधार पर स्थित विशिष्ट प्रकार का मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाता है उसके द्वारा होता है। इसके अंदर कैप्सूल के अंदर वॉल पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वॉल के द्वारा इनमें स्फुटन होता है। इसके बाद जो सबसे विकसित है वो है फ्यूनेरिया, ब्राइडी में पाया जाता है, जो ब्रायोप्सिडा वर्ग के अंतर्गत के सदस्यों में स्टरलाइजेशन चरम अवस्था में हमको दिखाई देता है। स्पोरोफाइट का जो स्टरलाइजेशन है, जो स्टेराइल टिश्यू है फूट और अत्यधिक दीर्घित सीटा और एपोफाइसिस, कैप्सूल में जो एपोफाइसिस पाई जाती है, 4 से 7 लेयर की कैप्सूल वॉल पाई जाती है। कॉल्यूमेला, ओपरकुलम, पेरिस्टोम के रूप में पाया जाता है। कॉल्यूमेला, ओपरकुलम और पेरिस्टोम, इन इतने सारे जो भाग हैं इसके कैप्सूल के, ये सारे स्टेराइल होते हैं। कैप्सूल वॉल की सेल में क्लोरोप्लास्ट और इंट्रासेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। एपिडर्मिस में फंक्शनल स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। कैप्सूल के स्फुटन व बीजाणु प्रकीर्णन के लिए केवल क्रियाशील उपकरण या ओपरकुलम, पेरिस्टोम और एन्युलस भी होते हैं। तो रिक्शिया से लेकर फ्यूनेरिया तक यदि हम देखें तो यहाँ पर स्टेराइल टिश्यू की मात्रा धीरे 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 बढ़ती जाती है और फर्टाइल टिश्यू कम होता जाता है। तो इससे रिक्शिया से स्पोरोफाइट सबसे सरल और प्रिमिटिव
इसमें अधिकतम ऊतक जो है, अधिकतम टिश्यू जो है फर्टाइल होता है। इस प्रकार से सरल और प्रिमिटिव स्पोरोफाइट के प्रगामी स्टरलाइजेशन से, प्रोग्रेसिव स्टरलाइजेशन से वंध्य ऊतकों की, स्टराइल ऊतकों की जटिलता से मास प्रकार के, फ्यूनेरिया प्रकार के जटिल स्पोरोफाइट का विकास हुआ है इस धारणा के अंतर्गत। इसके बाद जो प्रोग्रेसिव सिंप्लीफिकेशन वाली थियरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे जो स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट है, ये सारे प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन जो है स्टरलाइट, मतलब जो स्टराइल टिश्यू का डेवलपमेंट है धीरे धीरे, तो ये रिक्शिया, यहाँ पर ये जाइगोट से 4 सेल स्टेज, यहाँ जाइगोट से ये 8 सेल स्टेज, तो रिक्शिया, इसके बाद मार्केंशिया जिसमें विकसित प्रकार का ये काफ़ी लंबा सीटा, यहाँ पर पेलिया, ये जिसके अंदर की ये इलेटोफोर पाया जाता है कैप्सूल में, ये कैप्सूल, इसके अंदर ये इलेटोफोर पाया जाता है। एंथोसिरोस, नोटोथैलस, स्टेरालाइजेशन बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ पर ये जो इतना सा हमको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहीं पर यही स्पोर सेक है और इसी में स्पोर का फॉर्मेशन है, बाकी ये सारा टिश्यू स्टेराइल है। इसी तरह से यहाँ पर केवल ये इतना सा स्पोर सेक है फ्यूनेरिया में, बाकी सारा स्टेराइल टिश्यू है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम रिक्शिया से लेकर यहाँ तक पहुँचते हैं, स्टेरलाइजेशन बढ़ता चला जाता है। इसके बाद जो अगली थियरी है प्रोग्रेसिव सिंप्लीफिकेशन की, तो इस सिद्धांत के समर्थक जो है कश्यप, चर्च, इवांस, ग्लोबल आदि ने इस सिद्धांत को समर्थन दिया है। उनके अनुसार रिक्शिया का जो स्पोरोफाइट है वो अति विकसित प्रकार का है, प्रिमिटिव न होकर, ये प्रिमिटिव और सरल न होकर ये अति विकसित प्रकार का है, जो कि सिंप्लीफिकेशन या फिर रिडक्शन के द्वारा, मतलब रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन प्रदर्शित करता है। ब्रायोफाइट्स में जो ब्रायोफाइट्स के जो काल्पनिक पूर्वज जो स्वतंत्र और इरेक्ट, लीफी और स्वपोषित है, जो गैमेटोफाइट के संपर्क में हो जाने के बाद क्रमशः सिंप्लीफाई होते चले गए। तो जो सिंप्लीफिकेशन वाली प्रोसेस है वो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो फ्री, इरेक्ट और लीफी बीजाणुद्भिद है वो स्थायी रूप से गैमेटोफाइट से संलग्न हो गया। स्पोरोफाइट के आइसोलेशन व निर्जलीकरण के कारण लीफ का रिडक्शन हो गया। कैप्सूल के भाग में फोटोसिंथेटिक टिश्यू का धीरे धीरे रिडक्शन होता गया और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर आश्रित हो गया, पूरी तरह से आश्रित हो गया। स्टोमेटा और इंटरसेलुलर स्पीसीज लुप्त हो गए। जो कैप्सूल वॉल जो बहुस्तरीय थी, मल्टीलेयर्ड थी, वो न्यूनीकरण हो गया और एक स्तरीय भित्ति में परिवर्तित हो गई। फूट, सीटा जो सुविकसित होते थे धीरे धीरे अपहासित होते चले गए और अंत में जब रिक्शिया तक हम पहुँचे तब तक विलुप्त हो गए। कैप्सूल में टिश्यू के न्यूनीकरण के साथ ही बीजाणुजनक टिश्यू की फर्टिलिटी बढ़ती चली गई, स्टेरलाइजेशन कम होता गया और फर्टिलिटी बढ़ती चली गई। रिक्शिया तक आते आते संपूर्ण एंडोथीसियम स्पोरोजेनस टिश्यू का निर्माण करता है, जो कि प्रत्येक स्पोरोजेनस टिश्यू स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करके स्पोर का निर्माण करती है। इलेटर्स और कोल्यूमेला का पूर्णतः अभाव हो गया और स्फुटन उपकरण का धीरे धीरे सरलीकरण हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो इस तरह से हम फ्यूनेरिया से यदि रिक्शा की तरफ आते हैं तो सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस, स्टेरलाइजेशन धीरे धीरे कम होता चला गया और फर्टाइल पोर्शन बढ़ता चला गया। तो प्रोग्रेसिव सिंप्लीफिकेशन की थ्योरी कहती है कि फ्यूनेरिया से रिक्शा की तरफ, फ्यूनेरिया जो है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप का स्पोरोफाइट है, मतलब स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट का प्रिमिटिव टाइप का है और रिक्शा का सबसे एडवांस टाइप का है। तो इस प्रकार से ये सिंप्लीफिकेशन की दो थियरी है और इनको हम इस तरह से ये 7-8 स्टेज में बताते हैं। तो दोनों थियरी प्रोग्रेसिव, एक तो प्रोग्रेसिव स्टेरलाइजेशन, दूसरी प्रोग्रेसिव रिडक्शन या सिंप्लीफिकेशन की थियरी। धन्यवाद।